हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आरजे एकेडमी जूनियर। आरजे एकेडमी जूनियर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं। तो स्कूल के अंदर यार माइनर एग्जाम आने वाला है। माइनर एग्जाम में केमिस्ट्री का बहुत सारा सिलेबस है। तो सबसे पहले तो मैंने उस बड़े सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट नंबर 1 जिसके अंदर बोर मॉडल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन तीनों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। साथ में इन टॉपिक्स के ऊपर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बोर मॉडल के ऊपर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको आज के इस सेशन के अंदर कराने वाला हूं। यानी कि आज के इस सेशन के अंदर काफी सारी थ्योरी भी होगी जो हम रिवाइज कर रहे होंगे। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। इसी के साथ हर एक टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा आज के इस लेक्चर में, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप लोग प्लीज देखिएगा किस तरीके से मैं उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा हूँ। आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक असाइनमेंट छोड़ा है जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस हैं सिर्फ इन 3 टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो वो 25 क्वेश्चंस आप लोग जरूर करिएगा एज ए असाइनमेंट। उसके अंदर आंसर की भी है तो वहां पर आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज हम लोग नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। यार नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल ना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बातें होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो यार ये जो पोस्टुलेट है, ये जो आपके पास बोर का मॉडल है ये पोस्टुलेट के ऊपर बेस है ना। इसके अंदर आपके पास 3 पोस्टुलेट होंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए यार, है ना। इन पोस्टुलेट के ऊपर से डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। मतलब आपके पास क्या होगा भैया, इस केस के अंदर आपके पास यहाँ पर मान लो आपके पास कोई एटम है और उस एटम का मॉडल किस तरीके से नील्स बोर ने दिया, है ना। तो नील्स बोर बेसिकली जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है उसके ऊपर ही वैलिड होता है, इसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन मान लो कि आपके पास हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर बीच में क्या होगा भैया, आपके पास न्यूक्लियस होगी और इसके साइड में क्या होता है जी, आपके पास ऑर्बिट्स होती हैं और इन ऑर्बिट्स के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होगा, है ना, पूरी सर्कुलर ऑर्बिट होगी आपके पास, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो ना तो वो एनर्जी को एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। जब तक वो एक ऑर्बिट के अंदर है एनर्जी को एमिट नहीं करेगा। ये पोस्टुलेट नंबर 1 में नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर कहा गया है। अच्छा, इसी के साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिलहाल यहाँ पर 2 टाइप के फोर्स काम कर रहे होंगे। एक फोर्स देखो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ जिसे हम लोग बोलेंगे भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो बेसिकली 2 अपोजिट चार्जेस के बीच में लगता है ना। अगर 2 सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होता है, 2 अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसी के साथ साथ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और जब भी कोई चीज़ किसी भी पॉइंट के अलोंग घूमती है तो वो फील करती है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, वो फील करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पोस्टुलेट के हिसाब से कहा गया है भैया व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, ऐसी कौन से फोर्सेज हैं जो उसको उस ऑर्बिट में रखे हुए हैं, तो भैया वो इसलिए हुए बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो अगर मैं इस फोर्स को ऐसे लिखना चाहूँगा तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर तो है किसके, सेंट्रीफ्यूगल के, लेकिन क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो एक के आगे आपको इस तरीके से नेगेटिव लगाना पड़ता है ना। अगर इसकी डायरेक्शन भैया नॉर्थ में है तो इसकी किस में होगी, साउथ में होगी, अपोजिट डायरेक्शन आपके पास यहाँ पर होगी। अगर बात करें भैया इनके मैग्नीट्यूड की, तो यार जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो तो बेसिकली क्या होगा, बराबर होगा। सो दीज 2 फोर्सेज आर इक्वल। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ना तो ऑर्बिट से बाहर की तरफ जा रहा है ना ही अंदर की तरफ आ रहा है, और वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है, क्योंकि आपके पास ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कहता है नील्स बोर अपने पहले पोस्टुलेट के अंदर। अगला पोस्टुलेट क्या है, नेक्स्ट पोस्टुलेट बड़ा सिंपल सा है यार। आप लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि यार ये रहा, मान लो आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से आपके पास क्या होने वाली भैया, ऑर्बिट्स होंगी, और इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट के अंदर है, तो नील्स बोर जी कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में है तब तक तो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, अब देखो जंप भी 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो भैया लेट्स से कि ये आपके पास n=2 होता है, दिस इज n=1 एंड दिस इज n=3। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन n=2 से 1 में जंप करे, यानी कि हायर n से लोअर n की तरफ आए, है ना, हायर n से लोअर n की तरफ आए। तो जब भी हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, बेसिकली रिलीज करेगा, सिस्टम से एनर्जी करेगा, बेसिकली रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि भैया लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन n=2 के अंदर है लेकिन यहाँ से कहाँ जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है,
लोअर से हायर में, 2 से 3 में। तो ऐसे केस में क्या करेगा भैया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और इस वाले केस में क्या होगी, आपके पास एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज करने को ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी को एमिट करना, ठीक है। अब चाहे एनर्जी रिलीज हो चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ये दोनों चीज़ें जो आपके पास होती हैं ये डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती हैं। दे आर एक्चुअली बेसिकली व्हाट, डिसकॉन्टिन्यूअस, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। आप ये भी याद कर सकते हो कि भैया फोटोन्स की फॉर्म के अंदर आपके पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो मैं सारी बातें आपको बताता जा रहा हूँ, हर चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, नोट्स ऑलरेडी आप लोगों ने बनाई लिए होंगे, आप लोगों के स्कूल में ये चैप्टर हो गया होगा। हम तो यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज करने के साथ साथ कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो सारी न्यूमेरिकल्स आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करेंगे। तो काफ़ी बढ़िया सेशन होने वाला है। प्लीज़ आप इस सेशन को एकदम कंप्लीट फॉलो कीजिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से आप लोग समझिएगा, सारे क्वेश्चन जो हम करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो यार सेशन को जाने से पहले एक बार लाइक भी करके जरूर जाइएगा, कोई ना कोई कमेंट भी छोड़िएगा कि सर हमारा पूरा रिविजन हो गया है सर, है ना। आप कहाँ से हो, किस स्कूल से आप लोग पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में आप लोग पढ़ते हो, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि समझ में आए कि यार कौन कौन बच्चा इन वीडियोस को देखता है ना। तो अगला पोस्टुलेट है नील्स बोर का, दैट इज पोस्टुलेट नंबर 3। सिंपल पोस्टुलेट है ये भी। इन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्बिट अलाउड नहीं होता, बिकॉज अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पर सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस को सेंटर मानते हुए मैं तो 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, भैया 4, 5, 6, मैं तो बहुत सारी ऑर्बिट बना सकता हूँ। तो क्या सारी की सारी ऑर्बिट अलाउड होती है क्या? नहीं, सारी की सारी ऑर्बिट अलाउड नहीं होती है। ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स आर अलाउड। वही ऑर्बिट अलाउड होगी जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भैया, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका इंटीग्रल मल्टीपल? एच कट का। ये क्या लिखा हो भैया, एच कट, और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, है ना। यार ध्यान रखिएगा, हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म यूज करते हैं एच कट, ये बराबर होता है बेसिकली एच अपॉन 2 पाई के। इसको ध्यान रखिएगा बस, है ना। एच कट क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। एच क्या होता है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी भैया, एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ये बराबर होता है भैया एम वी आर के। यहाँ पर एम क्या होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना ऑर्बिट के अंदर, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन है। वेलोसिटी भी क्या होगी भैया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी। रेडियस यानी कि कौन से ऑर्बिट, भैया इस ऑर्बिट का रेडियस अलग होगा, है ना। इस ऑर्बिट का रेडियस अलग होगा, इसका अलग होगा रेडियस, इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, तो ये हो जाएगा उसका रेडियस। एम वी आर ये क्या होना चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए भैया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई। यानी कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है या तो ये 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, मतलब इंटीजर ही वैल्यू होनी चाहिए भैया n की। n इजकल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि क्या सर ऐसा कोई ऑर्बिट अलाउड होगा जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0.5 एच अपॉन 2 पाई आ जाएगी, तो आप कहोगे सर ये अलाउड नहीं होगा ऑर्बिट, क्योंकि वही ऑर्बिट अलाउड है जिसके अंदर आपके पास ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। लेकिन यहाँ पर ये 0.5 टाइम्स है, और 0.5 इंटीजर नहीं होता है। सो इट हैज़ टू बी 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो इस तरीके से इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। तो ये 3 पोस्टुलेट हैं जो बेसिकली किसने दिए हैं आप लोगों को, नील्स बोर ने दिए हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात आप और याद कर सकते हो कि जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा, लोअर से हायर में जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। अच्छा, एक और चीज़ याद रखो, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जितना उन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होगा। मतलब अगर ये जंप 2 से 1 में हो रहा है, अगर ये जंप 2 से 1 में हो रहा है, तो जो गैप इन दोनों के बीच में है उतनी ही एनर्जी आपकी बाहर की तरफ क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर मान लो ये जंप 3 से 1 में होता है ना, ये भी पॉसिबल है कि यार इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो, n इक्वल टू 3 में हो और 3 से 1 में जंप कर जाए, या फिर मान लो n इक्वल टू 1 में हो, 1 से 3 में जंप कर जाए। अगर 1 से जाएगा 3 में तो एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ से आएगा नीचे तो एमिट करेगा। लेकिन चाहे एब्जॉर्ब करे चाहे एमिट करे, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स करेगा, है ना। और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो बेसिकली इस डेल्टा ई के बराबर होगी। व्हाट इज डेल्टा ई? जो भी 2 लेवल की आप बात कर रहे हो उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, डेल्टा ई होगा। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन को आप लिख सकते हो h इंटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और इसी को आप लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्बडा ऑफ फोटोन, है ना, लैम्बडा ऑफ फोटोन, ये भी लिख सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ पर याद करिएगा। अभी आगे चलेंगे तो आप देखिएगा कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ये निकालेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो उसने जो फोटोन एब्जॉर्ब किया है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस फोटोन की वेवलेंथ क्या है, ये हम आगे निकालेंगे।
तो ये सब चीज़ें आगे अभी थोड़ी देर के अंदर आएंगी, जो न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका यूज़ देखेंगे। चलिए, इसका ना एक और खास एप्लीकेशन है। नील्स बोर के मॉडल का एक सबसे बढ़िया जो एप्लीकेशन है वो ये है कि ये 3 चीज़ें निकाल पाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। ये जो कंप्लीट मॉडल है आपके पास, बोर मॉडल, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है। ओनली एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ध्यान रखें, सिंगल इलेक्ट्रॉन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन का आइटम ही नहीं आता भाई, हीलियम प्लस का भी आता है ना, लिथियम +2 का भी आता है, बेरिलियम +3 का भी आता है। ये सब आपके पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इन सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, इन सिस्टम में डिफरेंस होता है इनके एटॉमिक नंबर का। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, आपके पास 1 होता है। फॉर हीलियम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 2, फॉर लिथियम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 3, फॉर बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू बेसिकली 4। कोई आपसे पूछे कि क्या सर ये नील्स बोर का मॉडल सोडियम 10+ के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या, तो आप बोलना जी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर +10 हो गया, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया आपने, तो बचा कितना, 1। अगर 1 ही बचा हुआ है भैया, तो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल डेफिनेटली क्या होगा, आपके पास एप्लीकेबल होगा। और अगर आपका सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि आपके पास एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के बाहर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, n=1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हो, आप उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकाल सकते हो। वो जिस भी ऑर्बिट में होगा तो उसका रेडियस कितना है, n=1 का रेडियस अलग होगा, 2 का रेडियस अलग होगा, 3 का रेडियस अलग होगा, है ना, तो उस रेडियस को भी आप निकाल सकते हो, साथ में आप उसकी वेलोसिटी को भी निकाल सकते हो। फिलहाल हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूले को याद रखना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। एनर्जी का फॉर्मूला याद ऐसे रखेंगे कि जो एनर्जी होगी वो एन पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला होता है -13.6 एंड यहाँ पर आप लगाओगे भैया Z² डिवाइडेड बाय n²। और ये जो एनर्जी की वैल्यू आएगी ना भैया, ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट के अंदर। बिना किसी यूनिट के आप कुछ लिख रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे कि आपका वेट कितना है और आप बोलो कि भाई मेरा वेट तो 50 है, और कोई यूनिट आप नहीं लगा रहे हो, ना लगा रहे हो 50 किलो, ना आपने कुछ भी नहीं लगाया, तो भैया समझने वाला तो कुछ भी समझ सकता है। वो समझेगा कि इसका वेट तो 50 ग्राम है, 50 मिलीग्राम है, 50 टन है। सोचने वाला तो कुछ भी सोच सकता है। इसीलिए जिस भी वैल्यू को आप लिख रहे हो ना, उसकी एक यूनिट जरूर होती होगी, तो वो यूनिट क्या है मेंशन करो। ये कितना होता है भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बढ़िया यूनिट होती है ये। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो आपके पास ये Z है, ये Z क्या होता है भैया, Z होता है इसके अंदर एटॉमिक नंबर। अच्छा, वो सब में रहेगा, Z और N सब में रहेगा। अभी इन सब फॉर्मूले के अंदर Z और N रहेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से कि जो Z है वो आपके पास क्या होता है भैया, Z होता है एटॉमिक नंबर ऑफ स्पीशीज। अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1, हीलियम प्लस के लिए 2, लिथियम +2 के लिए 3, बेरिलियम +3 के लिए 4। तो Z क्या होगा, Z होगा भैया एटॉमिक नंबर। इसी के साथ साथ N क्या होगा भैया, N हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि शेल का नंबर क्या होगा आपके पास, है ना, शेल का नंबर क्या होगा। N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट होगी आपके पास। तो एनर्जी का एक सिंपल सा आपके पास यहाँ पर, चलो ये फॉर्मूला आ गया। मैं एक काम करता हूँ भैया, मैं ना इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग से ना हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भैया हर चीज़ ना अच्छे तरीके से दिखती रहे। ये वाले फॉर्मूले को हल्का सा हम कर देते हैं भैया हाईलाइट। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया एनर्जी की वैल्यू Z के इंक्रीज करने से बढ़ने वाली है या घटने वाली है, N के इंक्रीज करने से बढ़ने वाली है या घटने वाली है। पहले मैं सारे फॉर्मूले को लिख दूं, उसके बाद मैं सभी केसेस के अंदर ये बताऊंगा कैसे आप लोग चेक करते हैं। अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529, दिस इज n²/Z। नाउ अगेन विदाउट यूनिट कोई फायदा नहीं होगा भैया। तो इस जब आप यहाँ पर 0.529 लिखते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है भैया एंगस्ट्रॉन के अंदर। फिर फर्दर आपको एंगस्ट्रॉन को मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। अगर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है 2.18 इंटू 10⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, यहाँ पर वो लगाओ भैया Z/N एंड दिस विल बी इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूलेज हैं, जो फॉर्मूलेज आप लोगों को याद होने चाहिए। दीज फॉर्मूलेज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, क्योंकि नील्स बोर का जो मॉडल है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है। लास्ट में लिमिटेशन तक करवाऊंगा भैया, तो लिमिटेशन भी कवर होगा आपका, तो वहाँ लिखेंगे लिमिटेशन में कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। अब जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले फॉर्मूले को पहले दिखाना चाहता हूँ। अगर मान लो मैं N की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, N की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, तो R यानी कि रेडियस की वैल्यू क्या होनी चाहिए यार, N की वैल्यू 1 होगी तो कुछ वैल्यू आएगी। N की वैल्यू 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी वो वैल्यू, यानी कि बढ़ जाएगी वैल्यू। N की वैल्यू को बढ़ाओगे तो रेडियस क्या होगा, बेसिकली बढ़ेगा। N की वैल्यू को बढ़ाओगे तो रेडियस क्या होगा, बेसिकली बढ़ेगा।
या ध्यान से देखो, अगर मैं z की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो रेडियस क्या होगा भैया, डिक्रीज, क्योंकि z कहां पर है, डिनोमिनेटर के अंदर है। एंड ऑब्वियस सी बात है इनका वाइसा वर्सा भी होगा भाई, है ना, इनका वाइसा वर्सा भी होगा। वाइसा वर्सा का मतलब ये कि अगर मैं n को डिक्रीज करूंगा तो रेडियस डिक्रीज होगा, z को डिक्रीज करूंगा तो रेडियस इंक्रीज होगा, इनका वाइसा वर्सा भी होगा। यहां देखो भैया वेलोसिटी में z की क्या होगा, डायरेक्टली, और n के क्या होगा, इनवर्सली। मतलब अगर मैं z को इंक्रीज करूंगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन अगर n को इंक्रीज करूंगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, बेसिकली डिक्रीज करेगी। एंड वाइसा वर्सा वहां पर भी होगा। इसका मतलब ये होता है, इस वाले पार्ट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जब n इक्वल टू 1, यानी कि जब वो सबसे नजदीक होगा न्यूक्लियस के, क्योंकि नील्स बोर का मॉडल आप पढ़ते हो ना भैया, n इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो जब n की वैल्यू सबसे छोटी होगी, n इक्वल टू 1 होगा, तो वेलोसिटी, n की वैल्यू जब छोटी होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने के शेल में है, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है, तो तेज घूम रहा है, और जैसे जैसे वो दूर जाएगा भैया तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। n की वैल्यू को बढ़ाओगे, रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी। अब एक कंफ्यूजन जो बच्चे करते हैं अक्सर, वो इस वाले फॉर्मूले के अंदर करते हैं, वो यहाँ पर भी ऐसे देखते हैं कि सर z ऊपर लिखा हुआ है तो z की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो भैया एनर्जी बढ़ जाएगी। अरे भाई नेगेटिव साइन भी तो है, नेगेटिव साइन भी तो है, तो वो वैल्यू नेगेटिव के अंदर बढ़ेगी, और नेगेटिव के अंदर वैल्यू बढ़ रही है मतलब छोटी हो रही है ना भाई हिसाब किताब से। तो यानी कि यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग, z भले ही ऊपर लिखा हुआ है लेकिन z के इंक्रीज करने से एनर्जी जो होती है वो घटती है, और n के इंक्रीज करने से जो एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होगी, बेसिकली n के इंक्रीज करने से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मत सोचना कि सर n तो नीचे लिखा हुआ है, भैया नीचे तो है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन भी तो है, तो नेगेटिव साइन प्रोपोर्शनल को चेंज भी तो करेगी ना भाई, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि n की वैल्यू जब बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी आपके पास, धीरे धीरे बढ़ती है। अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए काफ़ी सारी फॉर्मूलेज हम लोग निकाल भी सकते हैं, तो जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो मैं आपको डेफिनेटली वो चीज़ें निकाल के दिखाऊंगा। तो थ्योरी में इतना ही था, अब बारी है क्वेश्चंस को करने की, और क्वेश्चंस भी इस वीडियो में आपको सिर्फ ऐसे देखने को मिलेंगे, थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। आप देखिएगा भैया जब क्वेश्चंस आएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग इन अ स्टेशनरी स्टेट। एकदम करेक्ट बात है भैया, ये जब तक वो एक स्टेट में होगा तब तक वो एनर्जी को लॉस नहीं करता है, यही तो आपके पास क्या है, पोस्टुलेट नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम पढ़कर आए हैं अभी, ये दोनों फोर्स तो बराबर होते हैं, तभी आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट कैसी है, इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन अलाउड ऑर्बिट इज nh/2π। बिल्कुल सही बात है यार, पोस्टुलेट नंबर 3, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। फोर्थ है एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी वाइल जंपिंग फ्रॉम लोअर टू हायर। भैया लोअर से हायर में एब्जॉर्ब करेगा, सही बात है। आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन वाइल जंपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर। अरे भैया अगर हायर टू लोअर जाओगे तो एनर्जी तो एमिट करेगा, करेगा तो फोटोन के रूप में ही, लेकिन एमिट करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो लास्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो हमारी कौन कौन स्टेटमेंट सही है भैया, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, एंड इसके साथ में फोर्थ सही है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा रिवीजन है ना, एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों फॉर्मुलेस का रिवीजन। क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं जिससे रिवीजन आपका बहुत बढ़िया हो। तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, एक बार इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर सोल्व करके देखें, है ना। आधा मिनट 1 मिनट लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब मैं जो है वो करना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, मैच द क्वांटिटीज इन द कॉलम 1 विद द करेक्ट रिलेशनशिप गिवन इन द कॉलम 2। अच्छा एक बात का ध्यान रखें, कि इस वाले क्वेश्चन में ना यहाँ पर एनर्जी का मोड है, ये है ना। अगर आपने पहले वीडियो को पॉज कर लिया, सॉल्व करने बैठे हो तो वापस सॉल्व करना भाई। दिस इज बेसिकली व्हाट, एनर्जी का मोड। इस क्वेश्चन में ये क्या लिखा हुआ है, एनर्जी का मोड। एनर्जी का मोड का मतलब क्या होता है, वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लेके चलनी पड़ेगी, अब होती नेगेटिव बट पॉजिटिव लेके चलनी पड़ेगी, तो ये मोड है भैया ये। तो यही चीज़ें हैं, किसमें क्या क्या होगा, किसमें क्या नहीं होगा। तो आपको अगर फॉर्मुलेज आते हैं तो आप आराम से कर पाओगे, फॉर्मुलेज नहीं आते तो नहीं कर पाओगे। पहला क्या है भैया, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मुला देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फॉर्मुला क्या होता है एनर्जी का। कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर कॉलम 2 में लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखिएगा, एनर्जी जो आपके पास होती है, एनर्जी बेसिकली एनर्जी का जो मोड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर है।
अगर मोड की बात करेंगे तो भैया नेगेटिव साइन हट जाएगा, फिर तो Z बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, N बढ़ेगा तो एनर्जी का मोड बढ़ेगा, एनर्जी का मोड घटेगा घटेगा घटेगा, वैल्यू घटेगी वैल्यू घटेगी, नेगेटिव मैंने यहाँ से हटा दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस आपके पास क्या होता है, एन स्क्वायर बाय जेड। ये सिंपल है, एन की वैल्यू बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगा, जेड की वैल्यू बढ़ेगी रेडियस घटेगा। लास्ट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है भैया आपके पास प्रोपोर्शनल में जेड बाय एन। ये जो 3 डब्बे मैंने यहाँ बनाए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा प्लीज। यहाँ पर मैंने मोड लिखा हुआ है, मोड, ये मोड भी इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं, पहला देखो करते हैं रेडियस। रेडियस क्या है, एन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जेड के इनवर्सली है। तो एन के स्क्वायर कहाँ होगा भैया, ये रहा एन का स्क्वायर, यानी कि जो आपका ये है क्यू है वो मिलेगा बेसिकली एक तो बी से, बी के साथ साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड दिखाई दे रहा है सी पे, तो ये मिलेगा बी और सी पे। तो क्यू पहले चेक कर लो, बी और सी। यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है बी और ई, तो काटा मारेंगे, ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है भैया देखो क्यू सी और एफ, तो इसको भी क्या करेंगे, काटा मारेंगे, ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। लेकिन इन दोनों में बी और सी है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। चेक कर ले वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या है भैया, डायरेक्टली टू जेड इनवर्सली टू एन। डायरेक्टली जेड कहाँ है, डायरेक्टली जेड कहाँ है, डायरेक्टली ये रहा भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो ये मिलेगा भैया एक तो ए से, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन देखो ये रहा डी में, तो ये मिलेगा बेसिकली डी में। तो वेलोसिटी आएगा ए और डी, भैया इसके अंदर भी ए और डी है और इसके अंदर भी ए और डी है। अगर मैंने ऑप्शन पहले ध्यान से देखे होते तो भैया दोनों में ही सेम था, मेरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट खैर कोई बात नहीं, रिवीजन भी हो गया। अब ये एनर्जी है मोड का, जब मोड की बात करते हैं ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर देखो ये रहा, यानी कि ये मिल जाएगा एक तो ई के साथ में, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ये रहा, यानी कि ये मिल जाएगा भैया एफ पे, ई और एफ। अच्छा दोनों में ही ई और एफ दे रखा है, दोनों ऑप्शन सेम हो गए, ओह माय गॉड। चलिए अगर दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं तो कोई बात नहीं, इनमें से किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हो हल्का सा। तो फिलहाल के लिए मैं दोनों को ही टिक कर लेता हूं भैया, दोनों ही टिक कर देते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है बट कोई बात नहीं। आई होप समझ में आया होगा सवाल करना कैसे है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है भैया, द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या लिखा हुआ है, थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, अरे बाबा, एंड एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। यानी हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है। तो एक एक करके करते हैं भैया, पहले निकालते हैं हाइड्रोजन एटम की रेडियस थर्ड ऑर्बिट में। तो फॉर थर्ड ऑर्बिट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली 3। सो इसकी रेडियस क्या होगी भैया, हाइड्रोजन एटम की जेड की वैल्यू क्या होती है बेसिकली 1। फॉर्मूला क्या होगा 0.529 एन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय जेड यानी कि बेसिकली 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.529 इंटू में 9। तो चलो वैल्यू निकालेंगे बाद में, है ना, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, या फिर आई थिंक अगर वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो हम देखते हैं। हालांकि 3 में 4.761 दे रखी है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी ना यही बन के आने वाला है। फिर भी एक बार मैं मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ भाई, ताकि हम लोग साथ साथ चेक करते रहें, क्या पता आंसर यहीं से आ जाए। 529 इंटू में 9, तो जब करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली भैया 4.761। तो एक ऑप्शन तो कट गया भाई, ये कट गया ऑप्शन, है ना। यहाँ देखो भैया वैल्यू अलग अलग चेक करनी पड़ेगी भैया। अगला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। तो अब ये जो ऑर्बिट होगा ये हीलियम प्लस आयन का होगा। तो अगर ये हीलियम प्लस आयन का, देखो ध्यान दीजिएगा भैया, हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, ये हीलियम प्लस आयन है। तो अगर हीलियम प्लस आयन है, ऑर्बिट क्या दे रखा है आप लोगों को, ऑर्बिट है बेसिकली एन की वैल्यू 2, और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू भी क्या होती है भैया 2। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2.18 इंटू 10 की पावर, क्या यूनिट दे रखी है भैया मीटर। मीटर में फॉर्मूला क्या होता है 6 मीटर, है ना, मीटर में फॉर्मूला ये होता है। जेड की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू कितनी है 2, दोनों जगह 2 पुट करोगे और ये वैल्यू आएगी आपकी मीटर पर सेकंड में, कट जाएगा। आंसर कितना आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड। यानी कि ये ऑप्शन काटोगे ये भी कट गया। अब ये भी सही दे रखा है, ये भी सही दे रखा है भैया, यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी निकालना पड़ेगा। और ये निकालना है आपको एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो एनर्जी देखो यहाँ निकाल देता हूँ मैं, आपके पास यहाँ पर ये क्या है लिथियम प्लस का 2, लिथियम प्लस 2 का ऑर्बिट कौन सा दे रखा है भैया सेकंड, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 2, जेड की वैल्यू क्या होती है लिथियम के लिए 3। तो एनर्जी क्या हो जाएगी भैया -13.6 एन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा माइनस का 13.6 इंटू में 4 एंड डिवाइड बाय 9 तो ये क्या वैल्यू मैच नहीं करेगी क्या भैया, है ना, वैल्यू क्या मैच नहीं कर रही क्या। सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन, सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन
13.6 इंटू में 4 डिवाइड बाय 9, चेक करते हैं वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। आई थिंक वैल्यू मैच नहीं करेगी ये वाली, है ना। मे बी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन में हल्का सा एरर हो, है ना। यहाँ पर होगा आपके पास जेड स्क्वायर, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ओके ओके ओके, मैंने ही उल्टा लिखा भाई, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जेड का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन यानी कि 2 का स्क्वायर, मैंने ही उल्टा लिखा था भैया, इनटू में 9 डिवाइड बाय 4। अब आई थिंक 30 आ जाएगा, अब आई थिंक ये आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। -13.6 इंटू में 9 एंड डिवाइड बाय कितना करेंगे 4, यस एग्जैक्ट आ गया भैया, माइनस का 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। आई होप आप लोगों ने भी एकदम सही तरीके से किया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा, बढ़िया सवाल है भैया ये वाला भी। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द 4th ऑर्बिट टू द 2nd ऑर्बिट। मतलब n इज इक्वल टू 4 से कहाँ जंप किया है उसने, n इज इक्वल टू 2nd। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है कि भैया जो एनर्जी होगी आपके पास फोटोन की, वो बेसिकली इन दोनों के गैप के बराबर होगी, यानी कि एनर्जी ऑफ 4th ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ 2nd ऑर्बिट। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, E4 माइनस का E2। अब यहाँ भी वो नहीं है, यहाँ भी वो नहीं है, यहाँ भी वो नहीं है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रीक्वेंसी भी निकाल दो भैया, फोटोन को आप लिख सकते हो H इंटू में न्यू ऑफ फोटोन, ये क्या हो जाएगा अब E4 माइनस का E2। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भैया फोटोन की, E4 माइनस का E2 एंड डिवाइड बाय H। तो ये निकल गई जी आपके पास फ्रीक्वेंसी और ये निकल गई जी आपके पास एनर्जी। ऑप्शन के अंदर मैच कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही। यहाँ पर आपको E1 E2 की वैल्यू देखो आपको निकालनी भी आती है, तो वो आपसे इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी पूछ सकता है ना, क्योंकि आपको देखो एनर्जी निकालनी आती है, 4th कैसे निकलेगी, 2nd कैसे निकलेगी। H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है जी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इस कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, तो वो आपसे इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकलवा सकता है, डेफिनेटली निकलवा सकता है भैया। जैसे ये देखो न्यूमेरिकल भी आ गया इसके ऊपर। ये क्वेश्चन क्या, एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम 5th बोर ऑर्बिट टू 2nd बोर ऑर्बिट, है ना। अब कहाँ गया इलेक्ट्रॉन आपके पास, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है n इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2nd बोर ऑर्बिट, है ना। अच्छा ऑर्बिट भी किसका है, ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का। तो प्लीज़ मेंशन करो इसको भी यहाँ पर कि ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन का एटम है। क्योंकि जैसे ही आपको समझ में आता है कि हाइड्रोजन का एटम है, तो आपको Z की वैल्यू समझ में आ जाती है कि भैया Z की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। आपको पता है कि जो एनर्जी होगी भैया एमिटेड फोटोन की, वो क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या होती है, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप। तो आपको 5 की एनर्जी निकालनी पड़ेगी माइनस 2nd की निकालनी पड़ेगी, है ना। और एनर्जी निकालनी देखो आपको आती है। अगर बात करूं कि भैया व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 5th ऑर्बिट, तो कैसे निकालोगे आप, -13.6 दिस इज Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर। और व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 2nd ऑर्बिट, तो 2nd की क्या हो जाएगी आपके पास, दिस इज माइनस का 13.6 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेसिकली 2 का स्क्वायर। तो आप लोग चाहो तो इन दोनों की वैल्यूज़ को अलग अलग निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ से -13.6 कॉमन लेकर भी कर सकते हो, लेकिन अलग अलग निकाल लेते हैं। ज़्यादा कुछ कंफ्यूज करना ही नहीं है अपने आप को भैया, है ना। ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे तो अजीब हो जाएगा। तो -13.6 है, इसको करना पड़ेगा भैया डिवाइड 25 के साथ। तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और ये वैल्यू कितनी आएगी भैया, 13.6 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 के साथ में, तो ये वैल्यू आएगी जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी नेगेटिव साइन के साथ में। तो एनर्जी ऑफ 5 क्या आ गई आपके पास, ये आ गई माइनस का 0.54 और 2 कितनी आ गई, 2 आ गई जी माइनस का 3.4। तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपके पास आंसर भी बन जाएगा आपका, एंड दैट इज माइनस विद पॉजिटिव साइन 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी क्या है आपके पास फोटोन की, 2.86, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं भैया। नेक्स्ट देखो रेशो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से। द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ द 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब एक है 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और अगली है रेडियस ऑफ 2nd ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो ध्यान से करिएगा यार, हाइड्रोजन एटम का सिस्टम अलग है। हाइड्रोजन एटम के लिए आपके पास Z की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पर ऑर्बिट दे रखा है आपको, 4th ऑर्बिट दे रखा है। तो व्हाट इज द रेडियस, रेडियस हो जाएगा इसका 0.529 इंटू में n का स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइड बाय Z यानी कि 1। और ये कहानी अब यहाँ पर किसी करेंगे हम लोग, हीलियम प्लस के आयन की करेंगे। हीलियम प्लस आयन के लिए आपके पास Z की वैल्यू क्या होगी, 2। ऑर्बिट क्या दे रखा है भैया, 2nd। तो ढंग से पुट करें रेडियस की वैल्यू भैया 0.529 n का स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइड बाय Z यानी कि 2।
तो ये कितना हो जाएगा 0.529 इंटू में 2 ही हो जाएगा बस, नीचे तो 1 बचेगा आपके पास। तो मान लो कि इसको बोल दिया मैंने R1, इसको मैंने बोल दिया R2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है R1:R2। तो ये जो कांस्टेंट होते हैं ना भैया 0.529 और ये तो कट जाएंगे, जब मैं डिवाइड करूँ कट जाएंगे भैया ये तो R1 में बचेगा 16 और नीचे क्या बचेगा आपके पास 2, तो रेशो कितना आएगा भैया 8:1। रेशो क्या आएगा इसका 8:1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा इसका 8:1। तो ऐसे आपसे देखो रेडियस पूछ ली हाइड्रोजन के एटम की या हीलियम प्लस के आयन की, दोनों की अलग अलग रेडियस होगी, फॉर्मूला सेम होगा बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो प्लीज़ ध्यान से आप एन और जेड की वैल्यू को पुट कीजिएगा, पेपर में कई बार ऐसे में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा ये एक और क्वेश्चन देख लो विरियल थ्योरम के ऊपर। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन कहाँ है थर्ड बोहर ऑर्बिट में है, द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर। यार ध्यान रखो जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी पूछ ले इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में, तो आपको विरियल थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। हमें अभी तक एक चीज़ आती है, हमें अभी तक ये आती है कि यार इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर है ना, मैं उसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ, मैं उसकी टोटल एनर्जी को निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर उसी टोटल एनर्जी के आगे बस आप एक नेगेटिव लगा दें तो वही क्या होती है आपके पास उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, ध्यान रखिएगा। वही क्या होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी यूज़ करूँगा देखो मैं इस फॉर्मूले को, इसी के साथ में अगर मैं उसी टोटल एनर्जी को सिर्फ डबल कर दूं तो वही क्या होती है मेरे पास, वही मेरे पास होती है भैया पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी निकालनी आपको आती है, हमने अभी अभी निकाली है, इतनी ज़्यादा चीज़ें निकाल ली हम लोगों ने। यहाँ पर दे रखी है थर्ड ऑर्बिट किसकी, हाइड्रोजन एटम की। चलो भाई यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अगर मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है तो मतलब Z की वैल्यू तो कितनी हो गई भैया 1, N दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से भैया 3। तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया E3 कितना हो जाएगा, आप लिखोगे माइनस का 13.6, उसके बाद क्या आएगा Z का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर यानी कि बेसिकली व्हाट 3 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 13.6 डिवाइड बाय 9, आई थिंक ये कहीं ना कहीं बनता है माइनस का 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो आपके पास है ये है टोटल एनर्जी, ये जो आई है ये आपके पास क्या आई है भैया आपकी टोटल एनर्जी आई है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो वैसे नहीं जैसे आप निकालते हो अभी तक, ये निकालनी तो आपको आती है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपको विरियल थ्योरम पता है तो फिर आप यहां पर काइनेटिक भी निकाल देंगे। तो काइनेटिक क्या हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी बेसिकली जो टोटल आई है उसी के आगे एक्स्ट्रा एक नेगेटिव साइन लगा दो जी बस, तो ये हो जाएगी 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मेक सेंस क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो देखो अपने आप नेगेटिव एडजस्ट हो गया। और कोई आपसे पूछे कि सर व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या होगी आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ई टोटल यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1.85। तो आप इसका डबल कर सकते हैं, आप इसका डबल कर सकते हैं। बट आई थिंक हम लोगों ने पहली वैल्यू यहाँ पर गलत लिखी है। अच्छा 1.85 आता नहीं होगा भाई, है ना, 1.51 आता होगा, मे बी एक वो चीज़ होती होगी। मैं एक बार फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 13.6 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 9, तो ये बनेगा 1.51। ठीक है जी 1.51 ही बनेगा ये। तो अगर ये 1.51 है तो यहाँ भी हल्का चेंज कर देंगे, क्या बड़ी बात है इसमें, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये तो कर देंगे 1.51। यहाँ भी कितना होगा 1.51, तो ये हो जाएगा प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो जाएगा इसका डबल, तो 2 कर दोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा बेसिकली 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये रहेगी विद नेगेटिव साइन। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच कर रहा है, नहीं फर्स्ट तो नहीं मैच करेगा। अच्छा पहले काइनेटिक पूछिए भैया, पहले पूछिए काइनेटिक वो पॉजिटिव रहेगी, वो रहेगी 1.51। फिर पूछिए पोटेंशियल वो हो जाएगी माइनस का 3.02 और फिर पूछिए आपसे क्या टोटल, तो वो हो जाएगी माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दे साइन के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है बट काइनेटिक पॉजिटिव होती है। कई बार साइन से भी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़े से मुश्किल ऑप्शंस बनाए ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर पाएँ, इसीलिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन, है ना। डी ब्रोगली ने क्या बोला, डी ब्रोगली ने बोला भैया नील्स बोर जो आप बातें कर रहे हो ना कि बीच में न्यूक्लियस है, साइड में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, ये बातें सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वैलिड है, लेकिन जैसे ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें वैलिड नहीं करती। तो वैलिड क्यों नहीं करती, क्या हम लोगों ने गलत कर दिया होगा। तो इसके ऊपर डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा होता है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब होता है कि ऐसे पार्टिकल जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख सकते, हम लोग एटम्स को नहीं देख सकते, हम लोग मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते, और केमिस्ट्री में हम इन्हीं से ही डील करते हैं, एटम से, इलेक्ट्रॉन से, है ना, इन्हीं से हम लोग डील कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली कहता है कि जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मोशन के अंदर होता है, मूव कर रहा होता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो भी तो मूव कर रहा है। तो ऐसे में वेव नेचर डोमिनेट करता है, ऐसे में क्या करता है भैया, वेव नेचर डोमिनेट करता है।
तो किसी ने कहा होगा कि भैया मेरे पास गाड़ी मेरे आगे से वहाँ पर जाती है, गाड़ी का मोमेंटम होता है, गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी होती है, गाड़ी के ऊपर मैंने अभी तक सारे फॉर्मूले मेरे पास है, मैं उसको बहुत सारी चीज़ें मैं गाड़ी के लिए निकालता हूँ। तो भैया डी ब्रोगली बोला कि जो गाड़ी है ना भैया वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है। गाड़ी क्या होती है आपके पास? गाड़ी होती है मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर। गाड़ी एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो जब कोई पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक होता है और वो मोशन के अंदर होता है तो उस केस में वेव नेचर नहीं, पार्टिकल नेचर ही डोमिनेट करता है। पार्टिकल नेचर ही डोमिनेट करता है भैया, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब हम अपने आसपास किसी गाड़ी को मूव करते हुए देखते हैं या क्रिकेट बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, पंखा घूमते हुए देखते हैं, कुछ भी चीज़ें हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो सारे बेसिकली मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं। तो जब वो मोशन में होता है तो उसका पार्टिकल नेचर ही डोमिनेट करता है। ये जो इक्वेशन थी इसका सिग्निफिकेंस होता है बेसिकली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन के अंदर होगा तो उसका वेव नेचर डोमिनेट करेगा। और अगर वेव नेचर डोमिनेट करेगा, इफ वेव नेचर डोमिनेट्स, ध्यान रखिएगा, अगर वेव नेचर है तो उस वेव नेचर के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेव लेंथ भी होगी। भैया अगर कोई वेव है तो उसकी वेव लेंथ होगी, सिंपल सी बात है। अगर कोई वेव है तो उसकी वेवलेंथ होगी। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है तो इसके पास भी क्या होगी? एक वेवलेंथ होगी। और उस वेवलेंथ को निकालने के लिए इन्होंने कहा कि भैया वो वेवलेंथ आपके पास बराबर होती है h/p। p यहां पर क्या है? मोमेंटम, अभी लिख दूंगा मैं उसको। और मोमेंटम ही आपके पास क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। अच्छा, मोमेंटम को ही आप लिख सकते हो बेसिकली √2 टाइम्स m और काइनेटिक एनर्जी, है ना। मोमेंटम को ही आप ये भी लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा इसके अंदर p क्या है? p है जी आपके पास मोमेंटम। p क्या है जी? p है आपके पास मोमेंटम। v क्या है? v है जी आपके पास वेलोसिटी। k क्या है जी? k है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, जो हमने अभी भी निकाली है। तो काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी आती है विरियल थ्योरम से। तो काइनेटिक एनर्जी होगी, v होगी, p होगी, m क्या है? m ऑब्वियसली मास ही है। m क्या है भैया? m ऑब्वियसली आपके पास क्या है? मास है। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपके पास डी ब्रोगली इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन भैया। यहां से कई बार आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको ये तीनों ही फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, h/p वाली भी, h/mv वाली भी और h/√2mk वाली भी, है ना। सारी फॉर्म आप लोग प्लीज याद रखें, हर एक फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आप ये सारी फॉर्म अगर याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आता है। अब डी ब्रोगली के ऊपर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, या फिर मास की वेलोसिटी की h की वैल्यू को पुट करके न्यूमेरिकल बन सकता है ना। तो वो सब टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि पहला सवाल लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब ये सवाल है प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो आप फॉर्मूले को देखिए भैया, फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू h/p इज इक्वल टू h/mv। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो लैम्बडा भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। अगर मैं लैम्बडा को यहां से देखूं तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया किसके? मास के भी। और लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? बेसिकली वेलोसिटी के भी। यानी कि चाहे आप बढ़ा लो भैया मोमेंटम को, चाहे आप बढ़ा लो मास को, चाहे आप बढ़ा लो वेलोसिटी को, अगर ये तीनों वैल्यू बढ़ती हैं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ घटती है एंड वाइसा वर्सा। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ डायरेक्टली तो भैया होती ही नहीं है मोमेंटम के, सीधी सी बात है। तो ए ऑप्शन काटोगे आप। डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, सही बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, गलत बात है भैया, डायरेक्टली तो नहीं होती है, तो ये भी काटोगे आप। यहां देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ मास एंड वेलोसिटी। भैया फॉर्मूले के अंदर मास भी तो है, तो मास के भी इनवर्सली, वेलोसिटी भी क्या? इनवर्सली। और लास्ट देखो लिखा हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। नहीं भैया, डायरेक्टली नहीं है, क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला सवाल देखो, ऐसे रेशो भी निकलवाता है, कई बार रेशो निकलवाता है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज डबल। अगर मास को डबल कर दूंगा एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ, वेलोसिटी को आधा कर दूंगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी? व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ? ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि भैया मैंने मास को 4 टाइम कर दिया, मास को आधा कर दिया, वेलोसिटी को डबल कर दिया, वेलोसिटी को आधा कर दिया। तो तरीका समझ लो, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे निपट जाएंगे, है ना। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है भैया, अगर मान लो मेरे पास मास m होता और मेरे पास वेलोसिटी मान लो v होती, तो मेरी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती? बेसिकली ये मेरी होती h/m इंटू में v। या फिर कंफ्यूज ना करने के लिए, मान लो मेरा मास m1 होता, मेरी वेलोसिटी v1 होती, तो मेरा लैम्बडा 1 क्या होता? h/m1 इंटू में v1 होता। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मास को हमने चेंज कर दिया, मास मैंने क्या कर दिया भैया? डबल कर दिया। तो अगर पहले m1 था तो अब कितना हो जाएगा? 2m1।
मैंने वेलोसिटी क्या कर दी, बेसिकली हाफ कर दी। अगर वेलोसिटी पहले v1 थी तो अब क्या हो जाएगी, v1/2। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, तो मैंने लैम्डा 2 बोल दिया उसको। वैल्यूज को पुट करो भैया, कैसे पुट करोगे, मास कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ m1, वेलोसिटी क्या हो गई भैया v1/2। तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा भैया, यहाँ तो 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, यहाँ बनेगा सिंपली आपके पास h में m1 इंटू v1, और यही तो आपका लैम्डा 1 भी था, यानी कि लैम्डा 2 लैम्डा 1 की क्या आ गया, बराबर आ गया। क्योंकि वेलोसिटी हाफ की है, मास डबल किया है, तो बेसिकली क्या हुआ, एक को डबल किया एक को हाफ किया, तो भैया कट गया इफेक्ट। अगर एक को 4 टाइम्स करता एक को हाफ करता तो कुछ ना कुछ आंसर आता भाई, लेकिन यहाँ इसको डबल किया उसको हाफ किया तो दोनों का इफेक्ट कट गया। इसकी वजह से आप क्या बोलोगे, रिमेन्स द सेम। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम ही रहेगी, ये तो बस इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा बन गया। आप लोग प्लीज इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है, वैल्यूज को पुट करके आपसे इक्वेशन पूछ सकता है, वैल्यूज पूछ सकता है। जैसे कि आपसे बोल देगा एक पार्टिकल, इसका मास कितना है भैया, इतना है, इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी है, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है। ठीक है भैया, मास कितना दे रखा है आपको 2.0 इंटू 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी क्या दे रखी है भैया आपको 3.0 इंटू में 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है हमको, लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्या होता है जी, लैम्डा आपके पास होता है बेसिकली h/mv। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप वैल्यूज को पुट करें तो आपको पुट कैसे करना है। देखो प्लैंक कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल सेकंड। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, मैं बताया थोड़ी देर पहले आपको, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। क्या होता है बेसिकली, जूल सेकंड। मास को आपको पुट करना है भैया किलोग्राम में। आप हमेशा ध्यान रखिए केमिस्ट्री के अंदर, अगर कहीं पर भी फॉर्मूले के अंदर आपके पास जूल आ रहा है और उस फॉर्मूले के अंदर मास भी है तो वो मास किलोग्राम के अंदर ही होगा, और अगर उसके अंदर वेलोसिटी भी है तो वेलोसिटी बेसिकली मीटर पर सेकंड में ही होगी। आपको इन्हीं यूनिट्स के अंदर वैल्यू को पुट करना है। अगर ये गिवन मास आपको ग्राम में दिया होता तो पहले आप उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, फिर इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ध्यान रखना है इस चीज़ को, इन्हीं यूनिट्स के अंदर वैल्यू को पुट करना है। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। h की वैल्यू क्या होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसी यूनिट के अंदर पुट किया तो यहाँ मेंशन मत करो यूनिट को अब, क्योंकि यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। मास कितना है, मास है भैया 2.0 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 3.0 इंटू 10⁻3। तो ये हो जाएगी जी हमारे पास इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो है वो आपका आंसर निकल जाएगा। मैं इसका आंसर टिक नहीं कर रहा हूँ, आई होप सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ मुश्किल मल्टीप्लिकेशन होगी भी नहीं इसकी, है ना। 3 टू कितना होता है 6, तो ये बनेगा बेसिकली 6, ऊपर है 6.60 मान लो उसको ऑलमोस्ट, तो ये बनेगा 1.1, और यहाँ पर माइनस का 34 है और नीचे बच जाएगा माइनस का 24, तो वो जाएगा ऊपर तो माइनस का 10 बचेगा। आई थिंक इसका आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आप इसको सॉल्व करके देखें, सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं है। तो सिंपल कैलकुलेशन देके आपसे वैल्यूज़ पूछ सकता है। ये आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आया हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ। बढ़िया, बड़ा इंपॉर्टेंट है डी ब्रोगली वेवलेंथ, प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें, है ना। इसके अलावा हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक दैट इज़ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे ही बोर के मॉडल में दिक्कत आई और जैसे ही डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस आया, उन्होंने कहा कि वेव नेचर है, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हाइसेनबर्ग। हाइसेनबर्ग कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मूव करते वक्त, मोशन करते वक्त वेव नेचर है तो फिर हम उसकी पोजीशन को और उसके मोमेंटम को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब देखिए इसकी एक इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन क्लास 9th लेवल के ऊपर, इवन क्लास 11th लेवल के ऊपर भी आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको प्रूफ आगे किया जाता है। जब आप लोग श्रोडिंगर के मॉडल को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हो तो इन इक्वेशन का आगे जाके प्रूफ होता है। तो आपको इक्वेशन को अभी के लिए बस याद करना है ना। इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। एक साथ आप उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते विद इनफाइनाइट एक्यूरेसी। अगर आप उनको एक साथ निकालोगे तो फिर वो दोनों वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी, उसमें कुछ अनसर्टेनिटीज आएगी, और उन दोनों अनसर्टेनिटीज का मतलब उनका जो प्रोडक्ट होगा डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है बेसिकली अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी क्या होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये क्या होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, है ना। ऐसे ही आपके पास अगर यहाँ पर होता है डेल्टा पी, तो ये क्या होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो पहली जो इक्वेशन है वो ये है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा बेसिकली h/4 पाई के। एक तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है।
प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया इक्वेशन ये वाली। डेल्टा एक्स क्या होगा यहाँ पर, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, है ना। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर ही कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं इसी फॉर्मूले के अंदर, अब मास तो मास ही होगा भैया, उसमें क्या अनसर्टेनिटी, मास तो पता ही होगा आपको। अगर अनसर्टेनिटी होगी तो वेलोसिटी के अंदर होगी, तो मास डेल्टा से मैंने बाहर निकाल दिया। डेल्टा मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी किसकी होगी, सिर्फ वेलोसिटी की होगी। मास तो जो होगा उसका वही होगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। अब इस m कांस्टेंट को यहाँ ला सकते हो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से बन जाएगी डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू मत लगाओ भैया, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ आप लोग यहाँ पर क्लास 9th लेवल पे या क्लास 11th लेवल के ऊपर भी आप इन चीज़ों का प्रूफ, इस स्पेशली इस चीज़ का आप प्रूफ यहाँ नहीं पढ़ते हो। लेकिन आगे जाकर जब हम करते हैं भैया, आगे जाके हम प्रिपरेशन करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, वहाँ पर जाके डेफिनेटली इसको प्रूफ किया जाता है। तो इक्वेशन एकदम सही है। अभी के लिए, अभी के लेवल के ऊपर आप इसको याद रखें। एंड इसके ऊपर अगर सिंपल कुछ न्यूमेरिकल आ जाए तो न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए। सर कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे कि ये न्यूमेरिकल आपके सामने आ सकता है। क्या है न्यूमेरिकल, द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखी है दिस, लिखो इसको भैया ध्यान से, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखो। क्या दे रखा है आपको, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखी, कितनी दे रखी है आपको, ये है 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्या निकालना है आपको, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम। मतलब एक के अंदर अनसर्टेनिटी दे रखी है, दूसरे के अंदर पूछी हुई है। जब भी पूछेगा आपसे मिनिमम वाली ही पूछेगा, लेकिन अगर ये मिनिमम मेंशन भी ना हो, ये मिनिमम अगर मेंशन भी ना हो, तब भी आपको मिनिमम ही निकाल सकते हो आप, है ना। आपको डेल्टा एक्स दे रखा है, आपको डेल्टा पी निकालना है, डेल्टा पी निकालना है ना भैया, हाँ डेल्टा पी निकालना है। तो जब भी आपको कोई वैल्यू निकालनी पड़े तो आप अपना फॉर्मूला ऐसे यूज़ करें कि सर डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी। अब ग्रेटर देन को भूल जाओ, सिर्फ इक्वल टू लगा दो, तो ये हो जाएगा h/4 पाई। क्या हो जाएगा भैया, h/4 पाई। वैल्यू को पुट कर देते हैं बस। डेल्टा एक्स कितना है आपके पास, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इनवर्स। और डेल्टा पी आप लोगों को बेसिकली निकालना है, और ये हो जाएगा h की वैल्यू भी दे रखी है आप लोगों को। h की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को, देखो भाई ये रही, दैट इज 6.626 इंटू में 10⁻34 जूल सेकेंड। और ये हो जाएगा भैया 4 पाई कितना होता है, 3.14। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, जब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद डेल्टा पी की जो वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू आपके पास आती है भैया मीटर सेकंड इनवर्स में। ये ध्यान रखिएगा बस, है ना। सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर भी केजी भी आएगा आगे। ये वैल्यू आपके पास आएगी केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स में। सब में यूनिट सेम है, यूनिट का खेल नहीं है भैया। आपसे मेजरली वो यूनिट नहीं पूछेगा, आपको बस डेल्टा पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यूनिट तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर बच जाएगा मीटर का इनवर्स, वहाँ पर जूल है। और एक जूल क्या होता है बेसिकली, एक जूल होता है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी जूल कहीं पर भी आएगा तो मास किलोग्राम में ही आएगा, वेलोसिटी मीटर में ही आएगी, टाइम सेकंड में ही आएगा। क्योंकि एक जूल क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जूल की जगह आप kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। तो जब लिखोगे, यूनिट्स काटोगे, तो आपके पास लास्ट में यही यूनिट बच जाएगी। ठीक है, खैर यहाँ तो वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू अलग अलग दे रखी है आपको, तो वैल्यू निकालिएगा अच्छे तरीके से, और अपना आंसर जो भी होगा इसका, चलो इसका जो भी आंसर आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक कमेंट आप सबको करना भैया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमारा क्या हो जाएगा आज का, हाँ होमवर्क हो जाएगा भैया। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, है ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपके पास कर दूं मैं कितना भैया, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल बिकम 0, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी। तो ये बोल रहा है भैया इन दोनों की वैल्यू होनी चाहिए h/4 पाई के बराबर, है ना। h भी क्या होता है, वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, ये 4 भी वैल्यू होती है, ये वैल्यू, मतलब ये 0 तो नहीं है, ये 0 नहीं है। और ये कह रहा है कि भैया मैंने इन दोनों में से एक को 0 कर दिया, एक को मैंने कर दिया 0, तो इसकी वैल्यू ऐसी क्या करूं कि मेरे पास इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए भैया। 0 इंटू में एनीथिंग 0 ही होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा भैया, इन्फिनाइट। अगर इनमें से कोई भी एक 0 होता है तो दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, इन्फिनाइट। एग्जैक्टली 0 तो कभी हो नहीं सकता भैया, ये अप्रोचेस टू 0 है एंड दिस इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर एक 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो दूसरा कहां पर अप्रोच करता है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता कि वो आपको ऐसा लिख कर दे दे कि भैया मोमेंटम की अनसर्टेनिटी 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो फिर ये क्या हो जाएगी आपके पास, इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 है तो अगला क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जो चीज़ इसके ऊपर वैलिड है वही चीज़ आपके पास इस फॉर्मूले के ऊपर भी वैलिड होगी। अगर इनमें से एक 0 हुआ तो अगला क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी।
तो अगर अनसर्टेनिटी इन x आपके पास 0 है तो ये कितना हो जाएगा भैया, इन्फिनिटी। एंड अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपके पास 0 है तो पोजीशन में क्या हो जाएगी भैया, इन्फिनिटी। अगर किसी एक में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो दूसरे में घटती है, किसी एक में बढ़ेगी तो दूसरे में घटेगी, अगर घट के 0 हो गई तो दूसरी बढ़ के इन्फिनिटी हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास चीज़ें चलती हैं। तो यहां से आपको ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहां से याद करने हैं। ऐसे सवाल भी कई बार पेपर के अंदर आते हैं। तो जितना भी हम लोगों ने सीखा है अभी तक, यहां से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में वाकई कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस रही होगी। क्या क्या लिमिटेशन रही सर? तो एक लिमिटेशन तो यही है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर मुझे हीलियम एटम को समझना है तो नील्स बोर नहीं समझा सकता। अगर मुझे समझना है लिथियम एटम को, नील्स बोर नहीं समझा सकता, है ना। हीलियम को भी नहीं समझाएगा, लिथियम को नहीं समझाएगा, सोडियम को नहीं समझाएगा, क्रोमियम को नहीं समझाएगा, सल्फर को नहीं समझाएगा, क्लोरीन को नहीं समझाएगा। लेकिन ये सारे एटम भी तो एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके बारे में कौन बताएगा? तो नील्स बोर तो नहीं बता पाए। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। भैया हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा तो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, लाइन स्पेक्ट्रा, जिसमें 4 लाइंस आई थी, है ना। 4 लाइंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। करेंगे भी कैसे? वो तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उनके स्पेक्ट्रा को कैसे ही एक्सप्लेन करेंगे, है ना। बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। साथ में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को भी अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगा दूं तो भैया वो जो लाइन स्पेक्ट्रम में 4 लाइंस आ रही थी वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। अगर वो फर्दर स्प्लिट होंगी तो भैया वो स्प्लिट क्यों हो गई, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बारे में नहीं बता पाए। जैसे कि ये पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। इसे क्या बोलते हैं? जीमैन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को बोलते हैं स्टार इफेक्ट, इसको बोलते हैं बेसिकली दूसरा जीमैन इफेक्ट। ध्यान रखेंगे, वर्ड ध्यान रखना भैया। जीमैन इफेक्ट वर्ड ध्यान रखना, स्टार के इफेक्ट ये वर्ड ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं भैया, बिल्कुल। उसके बाद वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनमें से किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा, किसी की इंटेंसिटी कम, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, तो वो क्यों हो रही थी नहीं बता पा रहे थे, है ना। तो वो ये भी नहीं बता पा रहे थे। इट डज नॉट अकाउंट फॉर फाइन स्ट्रक्चर, वो जो लाइन स्प्लिट हुई है उसके बारे में नहीं बता पाते हैं। फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे भैया? सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको स्टेटमेंट दे देंगे भैया कि इनमें से कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि वो ये भी नहीं बता पाए थे कि MVR इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π क्यों होता है, क्यों होता है नहीं बता पाए। मतलब पोस्टुलेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बस पोस्टुलेट दे दिया, है ना। पोस्टुलेट के इक्वेशन कहाँ से नहीं बता पाए, ये वाली इक्वेशन भी नहीं बता पाए थे भैया नील्स बोर। प्लीज इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को भी नील्स बोर नहीं बता पाए थे। दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये भी नहीं बता पाए। तो ये थे भैया इनकी लिमिटेशन। आज के इस सेशन में आपने ध्यान दिया हो, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो सारे क्वेश्चंस बड़े अलग अलग थे। मैंने ट्राई किया है कि मैं इन तीनों टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। तो आई होप कि आप लोगों ने सारी वीडियो देखी होगी, पूरी वीडियो आपने देखी है, सारे कॉन्सेप्ट फॉलो किए होंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर कहीं ना कहीं शेयर करें, है ना। आज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छी महारत से हासिल कर पाएँ। मिलेंगे आप लोगों से अगले पार्ट के अंदर। पार्ट नंबर 2 जल्द आएगा। एंड पार्ट नंबर 2 में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स। एंड पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो पार्ट 2 का वेट रहेगा। पार्ट 2 को जल्दी देखने के लिए, टाइमली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही पार्ट 2 रिलीज हो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।